ठीक है, तो देखिए सामने आज का पॉइंट है हमारा 9.7 अपवर्तन के अंतर्गत है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, क्या पॉइंट है? कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। आपको चित्र की सहायता से यहाँ पर पूरा देखो, इसको पूरा व्याख्या करेंगे हम। हमें करना क्या, देखो इस अपवर्तन में दो बातें करनी है। एक तो अपवर्तन के प्रथम नियम की क्या करनी है? हाँ, अपवर्तन के प्रथम नियम को इस प्रयोग से समझाना है। अपवर्तन के प्रथम नियम की पुष्टि भी आपको करनी है। सेकंड, आपको दूसरे नियम या द्वितीय नियम की भी क्या करनी है? पुष्टि। किसकी सहायता से? कांच के आयताकार स्लैब की सहायता से आपको अपवर्तन के प्रथम नियम और दूसरे नियम को समझाना है। ठीक है, कैसे समझाएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कांच की एक सिल्ली लेंगे। इस सिल्ली का नाम क्या होगा? एबीसी। फिर हम इस सिल्ली को यहां से उठाकर और हम क्या करेंगे? कोई भी टेबल है मानो, उस टेबल पर एक क्या रखी हुई है? कागज की शीट रखी हुई है। उस शीट पर ले जाकर क्या कर देंगे? रख देंगे। समझे मेरी बात? सिल्ली का नाम क्या दिया हमने? ABCD। और इस सिल्ली को कहाँ रखना है? कागज की शीट पर। किस पर रखना है? सपोज करो मानो ये एक पूरी कागज की शीट थी। इस शीट पर मैंने इस सिल्ली को यहाँ रख दिया है और सिल्ली का नाम क्या है? कोई समस्या? तो हम क्या कहेंगे? अपवर्तन के प्रथम नियम की पुष्टि के लिए हम एक कांच की आयताकार सिल्ली लेते हैं और इस सिल्ली का ABCD नाम देते हैं। हम इस सिल्ली को कहाँ रखते हैं? अब हम इस सिल्ली को कागज की एक शीट पर रखते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? हर बात को ध्यान रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं? अपवर्तन के प्रथम नियम की पुष्टि के लिए हम कांच की आयताकार सिल्ली लेते हैं और उससे क्या नाम देते हैं? ABCD नाम देते हैं। अब हम इस सिल्ली को कागज की एक शीट पर रखते हैं। कोई समस्या? चित्रानुसार चित्र को देखना। चित्रानुसार PQ एक प्रकाश की किरण है जो सिल्ली की भुजा AB पर आपतित होती है। नहीं हो रही क्या? अरे भाई, PQ प्रकाश की किरण है जो सिल्ली के फलक AB पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। जब ये किरण बिंदु Q से सिल्ली में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होते हुए QR दिशा में चली जाती है या प्रवेश कर जाती है और बाद में पुनः सिल्ली से बाहर RS दिशा में लौट जाती है। यहाँ पर PQ को आपतित किरण, QR को अपवर्तित किरण और RS को निर्गत किरण कहते हैं। हम देखते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये क्या है? अनुसार बात हो रही है। अभिलंब तीनों एक ही तल में, इनका ये तल पूरा ये एक तल में स्थित होते हैं। यही अपवर्तन का प्रथम नियम, ये अपवर्तन का प्रथम नियम हो चुका है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना है। हम अपवर्तन के प्रथम नियम की पुष्टि के लिए कांच की आयताकार सिल्ली ABCD लेते हैं या सिल्ली लेते हैं, उससे ABCD नाम देते हैं और उसे कागज की शीट पर रखते हैं। चित्रानुसार PQ प्रकाश की किरण है जो सिल्ली के फलक AB पर आपतित हो रही है और जब यह बिंदु Q से सिल्ली में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर QR दिशा में प्रवेश कर जाती है और बाद में पुनः सिल्ली से बाहर RS दिशा में लौट जाती है। यहाँ पर PQ को आपतित किरण, QR को अपवर्तित किरण और RS को निर्गत किरण कहा जाता है। चित्रानुसार हम देखते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु से गुजरते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। यही अपवर्तन का प्रथम नियम। बोलो समस्या? अब दूसरा नियम देखो। दूसरा नियम आपको याद होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए आपतन कोण की जा साइन I और अपवर्तन कोण की जा साइन R का अनुपात हमेशा निश्चित रहता। अर्थात हमने दूसरा नियम पढ़ा था, साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या रहता है? स्थिर यानी स्थिरांक। क्या हमने यही नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम? यानी आपको स्नेल के नियम को सिद्ध करना है इस डायग्राम से। कैसे करेंगे ये तो क्लियर हो गया। आगे हम क्या करते हैं? हम कहेंगे अपवर्तन के दूसरे नियम की पुष्टि के लिए हम बिंदु Q को R से मिलाते हैं और R को किससे मिलाते हैं?
और बिंदु Q पर अभिलंब, अभी हमें अभिलंब माना था, पहले क्या किया था, काट रखा था सिल्ली, उस सिल्ली में से हमने इधर से देखा था तब ये नजर आ रही थी। अब हम क्या करेंगे, अब सिल्ली को हटा लेंगे, हटा के क्या करेंगे, Q को किस में मिला देंगे, और R को किस में मिला देंगे, हम क्या कहेंगे, अपवर्तन के दूसरे नियम की पुष्टि के लिए अब हम बिंदु Q को R से मिलाते हैं, R को S से मिलाते हैं और बिंदु Q पर अभिलंब N डैश खींचते हैं, खींच दिया, और कोण I और कोण R का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। ठीक, अब हम आपतित किरण को भिन्न भिन्न कोणों पर आपतित कराते हुए या प्रकाश की किरण को भिन्न भिन्न कोणों पर आपतित कराते हुए, कहने का मतलब है ये फलक हमारा क्या AB है, इसको कभी मैं ऐसे आपतित कराता हूं और R का मान ज्ञात करता हूं, कभी इसको मैं ऐसे आपतित कराता हूं तो मान ज्ञात, कभी मैं इसको ऐसे कराता हूं, भिन्न भिन्न कोणों पर आपतित कराता हूं और भिन्न भिन्न कोणों से आपतित करा किसका मान ज्ञात करता हूं मैं, I और हर बार एक बात मिलती है मेरे को, क्या मिलती है कि कोण I बराबर कौन होता है, इस बात को पूरा बोल रहा हूं मैं। अपवर्तन के दूसरे नियम की पुष्टि के लिए हम Q को R से मिलाते हैं, R को S से मिलाते हैं और बिंदु Q पर अभिलंब N डैश खींचते हैं और कोण I और कोण R का मान ज्ञात करते हैं। अब हम प्रकाश की किरण को भिन्न भिन्न कोणों पर आपतित कराते हुए, भिन्न भिन्न कोणों पर आपतित कराते हुए बार बार कोण I और कोण R का मान ज्ञात करते हैं और हम देखते हैं कि प्रत्येक बार कोण I का मान कोण R के बराबर होता है। यही अपवर्तन का क्या है, दूसरा नियम। इसे किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर माध्यम 2 को माध्यम 1 के सापेक्ष क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। यहाँ पर माध्यम 2 को माध्यम 1 के सापेक्ष क्या माना जाता है, और अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं, और म्यू का मतलब है म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है, स्थिरांक। समझ मेरी बात को, ये हमारा कांच के आयताकार स्लेब से हो चुका है अपवर्तन। अब अगला पॉइंट देखिए, अपवर्तनांक परिभाषा क्या है, इस परिभाषा को कैसे समझेंगे हम। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये कांच की झिल्ली थी, ऊपर माध्यम क्या था, वायु, फिर क्या आ गया, कांच। इन्हीं दिए हुए माध्यम के युग्मों के लिए आपके पास 2 माध्यम है, दिए हुए कितने माध्यम है, 2, इनको मैं युग्म बोल सकता हूं। किन्हीं दिए हुए माध्यम के युग्मों के लिए, यहां तक परिभाषा हो गई, किन्हीं दिए हुए माध्यम के युग्मों के लिए, चित्र में यहां है, तो किन्हीं दिए हुए माध्यम 2 है आपके पास, उन दोनों के जोड़े के लिए युग्मों के लिए होने वाला दिशा परिवर्तन का विस्तार। इसका मतलब है कितनी दिशा बदली, उस दिशा में कितना विस्तार हुआ। ठीक है, यानी ये किरण इधर थी तो दिशा बदल गई, विस्तार हुआ नहीं हुआ, दिशा चेंज हो गई, उस विस्तार को क्या बोलते हैं। तो सीधी सारी बात है, जो किरण जितनी ज्यादा मुड़ती है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है। समझ मेरी बात को, ये अगर मैं अभिलंब खींचूं तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, झुक रही है ना, जो किरण अभिलंब की ओर जितना ज्यादा झुकेगी उसका अपवर्तनांक उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी किन्हीं भी दिए हुए माध्यम के युग्मों के लिए होने वाला दिशा परिवर्तन का जो विस्तार है उसे क्या बोलते हैं। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, यहाँ तक तो ऐसे बढ़ गई, दिए हुए माध्यम के युग्मों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन का विस्तार ही अपवर्तनांक कहलाता है। हम कहेंगे इसे किससे दर्शाते हैं, इसे म्यू से दर्शाते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता आपको, इसे म्यू से दर्शाते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर कह सकते हैं माध्यम नंबर 1 में प्रकाश का वेग, माध्यम नंबर 2 में प्रकाश का वेग। म्यू बराबर v1 बटा v2, आगे आप चाहो तो कह सकते हो स्थिरांक। ये हो गया अपवर्तनांक का सूत्र। ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता, आप होगे
अपवर्तनांक, प्रकाश की प्रकृति, बात को समझना है। प्रकाश की प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब है प्रकाश किस रंग का है? लाल रंग का है तो कम झुकेगा, अपवर्तनांक कम होगा। बैंगनी रंग का है तो ज्यादा झुकेगा। इसका मतलब है अगर रंग चेंज हो जाए तो अपवर्तनांक भी चेंज हो सकता है ना। अरे अपवर्तनांक समझो एक आदमी है, अपवर्तनांक है वो कौन है? जैसे मैं हूं राम, अपवर्तनांक कौन है? राम किस पर निर्भर कर सकता है? राम निर्भरता मतलब है कि राम को किस किस बात से फर्क पड़ता है, अपवर्तनांक को किस किस बात से फर्क पड़ता है। अपवर्तनांक क्या कहता है? अगर भाई साहब प्रकाश की किरण का रंग बदला तो मैं भी बदल जाता हूँ, मेरा मान भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर रंग लाल हुआ तो मेरा मान बढ़ जाता है, कम हो जाता है। रंग बैंगनी हुआ तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कहने का मतलब है क्या रंग बदलने से, प्रकृति बदलने से अपवर्तनांक का प्रभाव पड़ता है? अरे पड़ता नहीं पड़ता है। इसका मतलब है निर्भरता किस पर हो गई? प्रकृति। कोमा घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब है जितना ज्यादा घनत्व, कोई वस्तु का घनत्व ज्यादा है वो वस्तु उतनी ठोस है। भाई कोई वस्तु है, ये वस्तु है सपोज करो, एक तो ये यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये तो कांच, प्रकाश किरण वायु से कहाँ आ रही है? कांच में। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पानी है, अब आ रही है वायु से पानी में। तो बताओ इसमें ज्यादा कठोर कौन है? इसका मतलब है इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। इसका क्या है? तो बताओ प्रकाश की किरण इधर से इसमें आएगी तो इधर से इसमें प्रवेश करते ही ज्यादा कौन झुकेगी? अरे ज्यादा कौन झुकेगी? कांच में झुकेगी, क्योंकि कांच क्या है? कठोर है, घनत्व ज्यादा है। यानी प्रकाश की किरण को अब इसमें से आर पार होने के ज्यादा पावर लगाना पड़ रहा है, यानी ये झुक जाती है कि मेरे में पावर नहीं है तो ये ज्यादा झुक गई। तो घनत्व जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा, ज्यादा झुक रही है ना। घनत्व कम तो अपवर्तनांक क्या होता है? कम। इसका मतलब है अपवर्तनांक प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तीसरी बात क्या है? तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इसका 9 का पॉइंट का इसको लेमडा से दर्शाते हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब हो जाता है तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई। ध्यान रखना है अपवर्तनांक होता है वो हमेशा इसका उल्टा होता है। समझ मेरी बात को? अपवर्तनांक ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? यानी तरंग की लंबाई उतनी क्या होगी? कम। और अगर अपवर्तनांक कम होगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? समझे मेरी बात को? इस बात को आपको भूलना नहीं है कि अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्घ्य का हमेशा उल्टा होता है। यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको। वेग, तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक, इन तीनों में संबंध समझ लो वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। वेग ज्यादा, वेग क्या है? ज्यादा। अगर वेग ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? ज्यादा। जिस तरंग का वेग ज्यादा है ना वो आसानी से मुड़ेगी नहीं। अरे इसका वेग ज्यादा है तो क्या आसानी से मुड़ेगी क्या? और आसानी से मुड़ेगी नहीं, इसका मतलब अपवर्तनांक क्या होगा? लेकिन मैं कहता हूँ वेग तो क्या है? वेग कम है तो ज्यादा मुड़ेगी, और ज्यादा मुड़ेगी तो ये तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? बस ये तीन बातें ध्यान रखना, यानी तीन बातों को आपको समझना है। वेग बढ़ा तो तरंग ज्यादा दूर जाएगी, ज्यादा दूर जाएगी, लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अपवर्तनांक क्या होगा? तो झुकेगी नहीं। वेग कम होगा तो कम दूर जाएगी, तो तरंग लंबाई, अरे कम लंबाई समझो, वेग ज्यादा लंबाई ज्यादा, दूर जाएगी लंबाई ज्यादा, तो ये तो वैसे उल्टा है। वेग कम दूर कम जाएगी तो लंबाई क्या हो जाएगी? तो ये वैसे उल्टा होने वाला है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, सपोज करो कि लाल रंग का वेग ज्यादा है, वेग, तो बताओ तरंग दैर्घ्य क्या होगी और अपवर्तनांक क्या होगा? तो तरंग वेग ज्यादा तो ये भी क्या है? तो ये क्या है? कम। समझे मेरी बात को? तो पूरी बात।
अब हम पढ़ेंगे आगे। अपवर्तनांक की परिभाषा हो गई, फॉर्मूला हो गया, निर्भरता हो गई, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो ध्यान से देखो। स्थिति क्या है? अगर स्थिति ऐसी हो, कंडीशन मतलब स्थिति पैदा हो रही है, कैसी स्थिति पैदा हो रही है देखे ध्यान से। यदि प्रकाश की किरण, आपको स्थिति खुद बनानी है, मैं आपसे कंडीशन कह रहा हूं, सूत्र आपको बनाना है। यदि प्रकाश की किरण निर्वात से, निर्वात का मतलब है जहां पर वायु नहीं हो, वायु रहित, ठीक है, निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। अगर प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में क्या करती है, माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम 2 को माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 को माध्यम 1, तो माध्यम 2 को माध्यम 1 के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये सिर्फ परिभाषा पूछी जाती है। क्या परिभाषा है? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में चली जाए तो माध्यम 2 का माध्यम 1, सपोज लो प्रकाश की किरण कहां से कहां चली जाए, निर्वात से कहां चली जाए, किसी माध्यम में चली जाए। माध्यम कुछ भी हो सकता है, सपोज लो कांच है, यहाँ वायु भी नहीं है, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण निर्वात से कहां चली जाए, किसी भी माध्यम में, हो सकता कांच हो, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, किसी माध्यम में चली जाए, तो माध्यम 2 को इस माध्यम 1 के सापेक्ष कौन सा अपवर्तनांक बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता। कोई समस्या? बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, पहले वायु भी नहीं थी ना, अब यहां पर मैं प्रकाश की किरण कहां से कहा जाएगी, इस बार वायु है, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश, लिख देना, माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अपवर्तनांक निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। कौन सूत्र है? म्यू, प्रकाश की किरण गई है वायु से माध्यम में, माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम को मैं कह सकता हूं MEDIUM, मीडियम यानी माध्यम, यानी मैं प्रतीक क्या मान सकता हूं, म्यू एम, इसका मान सकता हूं, वायु को बोलते हैं एयर, हवा, मैं कह सकता हूं म्यू ए। तो हम कैसे बनाते हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो मैं कहूंगा माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष यानी MA बराबर, अगर आप चाहो तो सर माध्यम का नाम दे दो, मैं तो पानी, तो फिर यहाँ पानी की जगह क्या आएगा, WA, नीचे वाला पास में, ऊपर वाला इधर, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष हो जाएगा म्यू WA बराबर म्यू A बटा म्यू W। हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? इसमें प्रकाश का वेग फिक्स होता है, कितना, 3 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड रख लो। ये प्रकाश का वेग होता है, सॉरी निर्वात में पूछना प्रकाश का वेग, तो निर्वात में आपको ये ध्यान रखना है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया म्यू WA बराबर म्यू A बटा म्यू W। कोई समस्या? देखिए अब है उदाहरण नंबर 3, वर्ण विक्षेपण क्या है, देखिए ये है कांच का एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, और इस प्रिज्म में से
श्वेत प्रकाश की किरण क्या कर रही है, अंदर से गुजर रही है। गुजरने पर हुआ क्या, देखो श्वेत प्रकाश की किरण से आपको चित्र में साफ नजर आ रहा है भाई, श्वेत प्रकाश किरण कितने रंगों में बट गई है, 7 रंगों में। बटने से एक पट्टी बन गई, देखो 7 रंगों की, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 रंगों की पट्टी को क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को त्रिभुजाकार प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो जो पट्टी बनती है उस पट्टी को क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम। समझे मेरी बात को। सबसे ऊपर कौन सा रंग है, लाल, सब नीचे कौन सा है, बैंगनी। तो हम ऐसे इसको याद कैसे करेंगे, देखो शुरुआत करेंगे मिट्टी थोड़ी की, तो थोड़ी कैसे लिखेंगे। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसमें से गुजारा जाता है, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो इसके पश्चात अपवर्तन के पश्चात, इसके पश्चात अपवर्तन के पश्चात यह श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों की, 7 रंगों की एक पट्टी में बदल जाती है। इस 7 रंगों की पट्टी को क्या कहा जाता है, और इस संपूर्ण घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेप। तो समस्या हम इसको पूरे 3 पार्ट में याद करेंगे, 3 डायलॉग में याद करेंगे। डायलॉग नंबर 1 फिर से सुन लो। जब श्वेत प्रकाश की किरण को कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों की पट्टी में बदल जाती है। इस 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब इसकी संपूर्ण घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये डायलॉग नंबर 1 हो गया। डायलॉग नंबर 2 क्या हमारा, कि सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग उपस्थित होते हैं, 7 रंग उपस्थित होते हैं। और इस स्पेक्ट्रम के बनने का कारण ये होता है, क्या होता है, कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश का वेग किसी एक माध्यम के लिए हमेशा ही क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। फिर से डायलॉग नंबर 2 सुनिए। सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि श्वेत प्रकाश की जो किरण है इसमें कितने रंग विद्यमान होते हैं, 7। और इस श्वेत यानी सप्तवर्णी स्पेक्ट्रम के बनने का कारण क्या है, क्या होता है उसने, कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग किसी एक माध्यम के लिए क्या होता है। तीसरी बार वो सुन लो। सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि श्वेत प्रकाश की किरण में 7 रंग विद्यमान होते हैं, ठीक है। और इस सप्तवर्णी स्पेक्ट्रम के बनने का कारण ये होता है कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग किसी एक माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होता है। और तीसरा डायलॉग, इस स्पेक्ट्रम में नीचे से ऊपर की ओर रंगों का क्रम निम्न प्रकार होता है। वो क्या है, बेजानी है पीनाला, अर्थात सबसे नीचे बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। समझ मेरी बात को। तो आज इस को रख लो, बेजानी है पीनाला, नीचे से ऊपर की ओर रंगों का क्रम है बेजानी है पीनाला। अगर आपसे पूछ ले ऊपर से नीचे की ओर तो आपको उल्टा लिखना है, ठीक है। अगर बीच का रंग आपसे पूछ लिया जाए बीच का रंग कौन सा है, अब देखो बीच का रंग आप है हरा बताओगे, बैंगनी, जामुनी, नीला। इधर से 3 छोड़ो, इधर से 3 छोड़ो, बीच में कौन रह गया है, तो हरा नहीं लिखना है यहाँ पर, उसका थोड़ा ध्यान रखना, नीला पीला लिखना है। यहाँ इसका आंसर है पीला, ठीक है। तो बीच का रंग कौन सा होता है, तो पीला बताना है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ण विक्षेपण क्या हो गया है, वर्ण विक्षेपण क्या हो गया है। और मैंने क्या बताया था, एक बात और ध्यान रखनी है कि तरंगदैर्घ्य लाल रंग की सबसे ज्यादा है, जो सबसे कम झुकता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बैंगनी की सबसे कम, और जो सबसे ज्यादा झुका उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, अपवर्तनांक सबसे कम। निर्वात के अलावा बाकी सभी माध्यमों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य या वेग हमेशा ही बैंगनी रंग से ज्यादा होती है। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 3। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा नंबर 4, तारों का टिमटिमाना। बड़ी जनरल नॉलेज की बात है, तारे टिमटिमाते लगते हैं ना हमको, वो अक्सर टिमटिमाते नहीं है, हमको ही लगते हैं, ठीक है। वो लगते क्यों है मैं बताता हूँ आपको। आप जैसे कोई भी आदमी है, वो यहाँ पृथ्वी का ये पूरा वायुमंडल है पूरा, और यहाँ पर कोई घर है,
या कह सकता है यहाँ पर कोई जगह है और यहाँ पर कोई भी खड़ा, ठीक है, तो खड़ा कौन रहता है? हमारा ये आदमी, बड़ा काम। और यहाँ पर है तारे ही तारे, ठीक है, ये तारे तारे हैं, ये तारे टिमटिमा नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब तारों का प्रकाश भाई साहब यहाँ आ रहा है इसकी आंखों में, तो ऐसे तो आ नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी तो का वायुमंडल है वो एक परत तो है नहीं, इसमें बहुत सारी परतें हैं। हम कह सकते हैं परतें ही परतें है या नहीं है, तब जाके यहाँ पहुंचे। तो हम क्या कहेंगे? तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों से गुजरता है। इन घनत्व भी क्या है? इनका घनत्व भी इनका अलग अलग है। घनत्व आप समझ चुके हो ना? घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। ये तो परिभाषा है। आप जिसको जनरल नॉलेज में रटना चाहते हो फिर याद कर लिया, तो ऐसे याद रखना, जिसमें कण जितने पास घनत्व उतना ही ज्यादा। मारवाड़ में बच्चों कर दो, ठीक है। तो घनत्व का ध्यान रखना है, कण जितने जितने पास। मैं यहाँ दो चित्र बना रहा हूँ भैया, किसका घनत्व ज्यादा है? इसका है ना? हाँ, तो घनत्व ज्यादा अलग अलग है। अब देखो किसी का घनत्व ज्यादा, अगर घनत्व ज्यादा, मानो यहाँ घनत्व कम है तो इसकी स्पीड है, जैसे ही घनत्व ज्यादा हो गया रुक जाएगा, कभी बढ़ा तो हट जाएगा, कभी झुकेगा, कभी बढ़ेगा, कभी झुकेगा, कभी बढ़ेगा, ऐसे करते करते आंखों में आएगा। सुन मेरी बात को। तो हमारा क्या डायलॉग हो गया? पहला कि तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों से गुजरता है। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ता, जैसे जैसे कभी तापमान ज्यादा होता है, कभी कम होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कंडीशन लागू, तापमान बढ़ा, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे घनत्व भी क्या होता है? घनत्व भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और घनत्व जब चेंज होता है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर घनत्व ज्यादा है, सपोज करो यहाँ पर घनत्व ज्यादा था तो ज्यादा झुकी है ये, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपना पढ़ा में ज्यादा झुकेगा तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं तापमान में वृद्धि से घनत्व चेंज होता है। घनत्व के चेंज होने से अपवर्तनांक भी चेंज होता है। समझे मेरी बात को? घनत्व कम तो अपवर्तनांक कम, घनत्व ज्यादा तो अपवर्तनांक भी ज्यादा। और जब अपवर्तनांक चेंज होता है तो देखो, अपवर्तनांक चेंज होने से कभी किरण झुकेगी, कभी हटेगी, कभी झुकेगी, कभी हटेगी। अपवर्तनांक चेंज होने से प्रकाश का मार्ग भी क्या हो जाएगा? प्रकाश का मार्ग भी चेंज हो जाएगा। और प्रकाश का मार्ग बार बार चेंज होगा तो फिर क्या होगा? हाँ, नहीं, प्रकाश का मार्ग बार बार चेंज होने से क्या हो जाएगा? हमारी आंखों में जो प्रकाश पहुंचता है ना, हमारी आंखों में पहुंचने वाला प्रकाश की मात्रा भी चेंज होती है। और जब आंखों में पहुंचने वाली मात्रा चेंज होगी, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, समझे? मात्रा ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो अपन टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ये बात है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ से? तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों से गुजरता है। समझे बात को? जैसे जैसे तापमान बदलता है तो घनत्व बदलता है, घनत्व बदलने से अपवर्तनांक भी बदलता है, अपवर्तनांक बदलने से प्रकाश का भी मार्ग है वो भी बदलता रहता है, और प्रकाश का मार्ग बदलने से हमारी आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी लगातार बदलती रहती है और हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इति सिद्धम। तो वे टिमटिमाते क्यों नहीं प्रतीत होते हैं, उसका कारण देखेंगे हम। कारण नंबर 1 क्या हो गया? देखो, हम इसको नंबरिंग से एक साथ लिख देंगे, फिर नंबरिंग से पढ़ेंगे कि ग्रह तारों की अपेक्षा क्या होते हैं भाई?
अरे तारों की तुलना में क्या होते हैं, पास उपस्थित होते हैं, नहीं है क्या? ग्रह होते हैं वो तारों की अपेक्षा क्या होते हैं? अब मेरे को बताओ, अगर ये पास में है, इसका मतलब है इसको ज्यादा परतों में से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसका मतलब इसका अपवर्तन बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये ग्रह है हमारा, हम ये कह देंगे भाई ग्रह तो तारों की अपेक्षा पास है, अतः हम इसको एक बड़ा सा जो पास में होगा, ये बात याद रखो, एक तो वहां कोई दूर कोई ग्रह, एक पास है, बड़ा कौन सा होगा, नजर आएगा हमको, पास आएगा। तो हम इसको एक बड़ा सा प्रकाश का स्रोत मान सकते हैं। किसको? स्रोत का मतलब है प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? प्रकाश का स्रोत होता है। तो हम इसको एक बड़ा प्रकाश का स्रोत मान सकते हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पास उपस्थित, इसका मतलब है हम इसे एक बड़ा प्रकाश स्रोत मान सकते हैं। अब आप कहते हो सर हम इसको एक काम कर ले, मैं कहता हूँ ये ग्रह है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रकाश के स्रोत है, छोटे बहुत सारे। अगर ग्रह को बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लिया जाता है, तो ध्यान रखो इस प्रत्येक बिंदु आकार के प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, प्रत्येक से पहुंचेगा, प्रत्येक बिंदु आकार के प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा ना, उस प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन का मान क्या होता है? हाँ, यदि किसको, ग्रह को क्या मान लिया जाए, यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का क्या मान लिया जाए, प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लिया जाए, तो अब अगर मैं इनको अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मानूं तो प्रत्येक से तो प्रकाश आएगा नहीं आएगा? तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश, आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन का औसत मान, क्या मान ले, औसत मान शून्य। मैंने औसत क्यों कहा है? किसी कोई प्रकाश स्रोत थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है, किसी में प्रकाश ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन सब का मैं मिलाऊंगा तो सबका मिलाने के बाद जो औसत निकलेगा ना, औसत क्या हो जाएगा? परिवर्तन। औसत मिलाते परिवर्तन क्या हो जाएगा? यानी क्योंकि ये पास में है, इन सबको अगर प्रकाश एक साथ में मिल जाएगा तो इनका पावर बढ़ने से अपवर्तनीय घटना होगी नहीं, और जब अपवर्तनीय घटना होगी नहीं तो प्रकाश बराबर बिना चेंजिंग हुए आंखों तक पहुंचेगा। जब प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन ही शून्य होगा, प्रकाश की मात्रा बदलेगी नहीं, तो बताओ क्या गए छोटी बात नजर आएंगे क्या? ये इतना सा हमारा उत्तर है। अब उदाहरण नंबर 6 है, सूर्योदय से पूर्व, सूर्य उगने से पहले, सूर्यास्त के पश्चात अस्त होने के बाद भी सूर्य हमें नजर आता है कुछ समय तक, कुछ मिनट तक, 2 मिनट पहले से दिखाई देना शुरू हो जाता है, अस्त होने 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। ध्यान रखना है समय में कितनी वृद्धि हो गई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य नजर आता है तो कितने मिनट का समय बढ़ जाता है, तो 4 मिनट की वृद्धि हो चुकी है, आपको ध्यान रखना। इधर ध्यान से देख, अब सूर्योदय के समय क्या होगा, ये किरणें ऐसे आ रही है, ये क्षितिज है, क्या है, ऐसे होते 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 ऐसे आ रही है किरणें, और ये यहाँ पर अन्वेषक का मतलब हम है, ठीक है। इसमें भी ये सूर्य किरणें ऐसे होती 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 होती, अन्वेषक यानी हम है, अन्वेषक मतलब मनुष्य। गड़बड़ क्या हो रही है, ध्यान से देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करना है पूरा पूरा आपको। सूर्य उदय होने से पहले ही सूर्य जब नीचे होता है क्षितिज से थोड़ा, तो उस समय ही उसकी किरणें क्या करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करके हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले
वायुमंडल की विभिन्न घनत्वों की परतों से गुजरती। कोई समस्या? कि सूर्य उदय होने से पहले की बात हो रही है, बाद में तो सब नियम होते हैं। सूर्य उदय होने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल की विभिन्न घनत्वों की परतों से गुजरती हुई हमारी आंखों तक पहुंचती। आपको ध्यान रखना है, हम जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, घनत्व कम होता जाता। मैं कहता हूं जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो घनत्व कम होता जाता है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, अगर ऊपर जाने पर घनत्व कम होता है तो नीचे आने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ता है, बढ़ता है। क्या होता है? घनत्व बढ़ने का मतलब है अब वायुमंडल ज्यादा सघन हो गया है, कण ज्यादा पास हो गए। अब देखो, अब सूर्य की किरणें आ रही है और हमें पता है कि सूर्य की किरणें बाहर से अंदर आएगी पृथ्वी में, तो लगातार कम घनत्व से ज्यादा में आएगी नहीं आएगी? और जब कम घनत्व से ज्यादा में आएगी तो झुकेगी या ऊपर उठेगी? झुकेगी। अब झुकेगी नहीं झुकेगी? और झुकेगी तो फिर झुकते ही सीधे कहाँ आएगी? हमारी आंखों में आएगी नहीं आएगी? तो हम क्या कह सकते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्य की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न घनत्वों की परतों से गुजरती है। हम जानते हैं पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर घनत्व कम होता जाता, अतः सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें लगातार कम घनत्व से अधिक घनत्व की परतों में प्रवेश करती जाती और लगातार क्या हो जाती है? झुकती जाती। यही कारण है कि हमें सूर्य उदय होने से पहले ही क्या हो जाता है? नजर आ जाता। देखो झुकती गई और यहाँ झुक गई, यहाँ झुकते मेरे को क्या लगा? क्या प्रकाश, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को नहीं पता कि उधर से आ रहा है प्रकाश, मेरे को लगेगा मेरे को इधर से नजर आ रहा है, तो मैं सोचूंगा यहाँ यही है सूर्य। जब सूर्य है कहाँ वास्तव में? नीचे। ठीक यही स्थिति कब होती है? सूर्यास्त के समय होती है और हमें सूर्य 2 मिनट बाद नजर आता रहता। अच्छा, कुल मिलाकर पूरे दिन में 4 मिनट का समय बढ़ जाता। फिर से बोलूंगा मैं, सूर्य उदय होने से पहले सूर्य की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले विभिन्न घनत्वों की परतों से गुजरती है। हम जानते हैं जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते घनत्व कम होता जाता, अतः सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें लगातार अधिक घनत्व की परतों में प्रवेश करती जाती है और झुकती जाती और हमें सूर्य उदय होने से कुछ समय पूर्व ही नजर आ जाता। ये स्थिति सूर्यास्त के समय होती है और हमें सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य नजर आता है। ठीक है, आप चाहो तो समय लिख देंगे कि 2 मिनट पहले नजर आता है, 2 मिनट बाद नजर आता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। ये हम लिख देंगे, कोर्स में तो नहीं लेकिन लिख देंगे, एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बोल लेते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्य की किरणें सूर्य किरणें हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न घनत्वों की परतों से गुजरती है। हम जानते हैं जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर ऊपर उड़ते हैं घनत्व कम होता जाता है। ठीक है, अतः सूर्योदय के समय सूर्य किरण लगातार या उत्तरोत्तर कम घनत्व से अधिक घनत्व की परतों में प्रवेश करती जाती है और लगातार झुकती जाती है। ठीक है, अतः हमें सूर्य उदय होने से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य नजर आने लग जाता। ठीक यही स्थिति सूर्यास्त के समय होती है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य नजर आता रहता है, अर्थात पूरे दिन में 4 मिनट का समय बढ़ जाता। बस यही है हमारे उदाहरण नंबर 6 का आंसर व्याख्या। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का नजर आना। फिर से डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको स्थिति बताएगी ये सूर्य एक बार तो बिल्कुल 12 बजे की बात है, सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर है, लगभग ऊर्ध्व स्थिति में खड़ा है। एक बात है सूर्य उदय होने यानी सुबह की बात जब लाल रंग का होता है। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं कि जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है तो इससे आने वाला प्रकाश हम तक पहुंचने से पहले बहुत ही कम दूरी तय करता है। करता नहीं करता है? सूर्य जब ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है तो इससे आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले यह बहुत कम दूरी तय करता। इस स्थिति में यानी जब ऊर्ध्व होता है, इस स्थिति में नीले रंग या बैंगनी रंग का बहुत कम भाग परिकिरणित हो पाता
यानी प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है, और जब प्रकीर्णन होगा ही नहीं, रंग फैलेगा ही नहीं, तो बताओ यहाँ कुछ रंग दिखेगा क्या हमको? बिल्कुल नहीं। तो रंग कैसा होगा? बिल्कुल व्हाइट। इसलिए ध्यान से देखो दोस्तों, वो सूर्य बिल्कुल व्हाइट नजर आता, सफेद आता नहीं आता है। क्या कहेंगे हम? सूर्योदय के समय सूर्य लगभग ऊर्ध्व स्थिति में होता है, और इस समय, या हम कह सकते हैं कि दोपहर के समय सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, अर्थात ऊर्ध्व स्थिति में होता है। तो इस समय हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले इसका प्रकाश बहुत कम दूरी तय करता है। ऐसी स्थिति में नीले व बैंगनी रंग का बहुत कम भाग ही परिकिरणित हो पाता, इसलिए सूर्य कैसा नजर आता है? श्वेत नजर आता है। लेकिन सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाले प्रकाश, या सूर्योदय के समय किसके समीप? क्षितिज के समीप। सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, तो उस समय उससे आने वाले प्रकाश में बैंगनी तथा नीले रंग, या हम कह सकते हैं कम तरंग दैर्घ्य वाले सभी प्रकाश का परिकिरण हो जाता। मेरे को बताओ, जब सूर्योदय की बात होती है, उस समय लगभग सारे प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। कौन से प्रकाश का? कम तरंग दैर्घ्य का सारा प्रकाश फैल जाता है। कम तरंग दैर्घ्य के सारे प्रकाश का क्या हो जाता है? परिकिरण हो जाता है। मैं कह रहा हूं कम तरंग दैर्घ्य के सारे प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। कम की कह रहा हूं, ज्यादा की नहीं कह रहा हूं। तो ज्यादा किसका तरंग दैर्घ्य है? यानी सारे रंग फैल जाते हैं। कौन सा नहीं फैला है? हाँ, इसका मतलब अब जो प्रकाश यहाँ से यहाँ हमारी आंखों तक आएगा, वो कौन सा रंग पहुंचेगा? बाकी तो फैल जाएंगे चारों ओर, पहुंचेगा कौन सा? इसलिए हमें सूर्य कैसा नजर आएगा? लाल। बात को समझने का प्रयास करना। आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, सूर्योदय सूर्य जब ठीक सिर के ऊपर होता है, तो इससे आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत कम दूरी तय करता है। इस स्थिति में नीले व बैंगनी रंग का अधिकांश भाग का बहुत कम भाग परिकिरणित होता है, इसलिए सूर्य श्वेत नजर आता है। लेकिन सूर्योदय के समय जब सूर्य कहाँ होता है? क्षितिज के समीप होता है, तो उस समय बैंगनी व नीले रंग अर्थात कम तरंग दैर्घ्य के संपूर्ण प्रकाश का परिकिरण हो जाता है, और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश ज्यादा तरंग दैर्घ्य अर्थात लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्य में लाल रंग का नजर आता है। फिर से एक बात समझते हैं हम कि सूर्य जब ठीक सिर के ऊपर होता है, तो इससे आने वाला प्रकाश बहुत कम दूरी तय करता है, और इस स्थिति में बैंगनी या नीले रंग का बहुत कम परिकिरण हो पाता है। बहुत कम परिकिरण हो पाता है। कोई रंग फैलेगा ही नहीं ना, कोई नहीं फैलेगा। जब फैलेगा नहीं तो कैसा नजर आएगा सूर्य? इसलिए सूर्य श्वेत नजर आता है। कब? दोपहर की बात है। अब इसकी बात करता हूं। लेकिन सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है, उस समय उस क्षितिज से हमारी आंखों तक, उस समय क्षितिज के समीप सूर्य के कम तरंग दैर्घ्य के अधिकांश भाग का क्या हो जाता है? परिकिरण हो जाता है। अतः हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश कौन सी तरंग दैर्घ्य का होता है? अधिक तरंग दैर्घ्य का। और अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? इसी कारण हमें सूर्य किस रंग का नजर आता है? समझे मेरी बात को? मारवाड़ी में समझा होता है कि भाई सारा प्रकाश फैल गया, 7 रंग थे, 7 में से सारे के सारे फैल गए। कौन कौन? कम तरंग दैर्घ्य वाले। तो ज्यादा वाला तो एक बचा है, वो कौन है? बाकी सब रंग फैल गया यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते, तो अंत में कौन सा रंग पहुंचा? इसलिए हमें सूर्य लाल रंग का नजर आता है। चित्र आपको डायग्राम बनाना कॉपी में, ठीक है। इस चित्र का नाम आपको पता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा नजर आना? लाल नजर आना। आपको लिख देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। सपोज करो ये गिलास है, ये यहाँ इसमें पानी भरा है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल का पानी के बाहर वाला भाग है, ये यहाँ मुड़ गई है, ये पेंसिल के पानी के अंदर वाला भाग है, और ये यहाँ पर है। देखिए
एक प्रकाश तो आ रहा है इधर से आंखों में, ठीक है, एक आ रहा है इधर से आंखों में, क्या दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है? यही कारण है। कितना सिंपल कारण है। पेंसिल के सीधा उत्तर शॉर्टकट में अपवर्तन के कारण, कि पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखा देना कारण है अपवर्तन। क्या है? व्याख्या कैसे करोगे? पेंसिल के पानी के बाहर वाले भाग से हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की दिशा, पेंसिल के पानी के बाहर वाले भाग से हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की दिशा और पेंसिल के पानी के अंदर वाले भाग से हमारे आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की दिशा भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है कि हमें पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती। कितना है दिए? लेकिन सूखना नहीं है। पेंसिल के पानी के बाहर वाले भाग से हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की दिशा है, मात्रा नहीं। वह पानी, पेंसिल के पानी के अंदर वाले भाग से हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की दिशा भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है कि हमें पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। ये पॉइंट यही क्लियर हो जाता हमारा। उदाहरण सारे कंप्लीट है, 4-5 उदाहरण की व्याख्या नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखो आप। तो पानी में कोई भी वस्तु का आकार चेंज हो रहा है, वायुमंडल में किसी वस्तु का आकार चेंज प्रतीत हो रहा है, सबका एक ही कारण है। क्या है? अपवर्तन। समझे? मैं वो दे दूं कि पेंसिल में रखी, सॉरी, गिलास में पानी भरा है और पानी में स्ट्रा रख दिए। स्ट्रा जानते हो? ये स्ट्रा है, ये स्ट्रा है। पानी में रखी हुई स्ट्रा का साइज साइड से देखने पर मोटा नजर आना। पानी, ये पात्र में रखा, जो पात्र में पानी भरा है, यहाँ सिक्का रखा है, सिक्के को साइड से देखने पर मोटा नजर आना या साइड देखने पर इससे खड़ा प्रतीत होना, एक साइड से। समझ मेरी बात को? या पात्र में नींबू रखा है, नींबू को साइड से देखने पर बहुत बड़ा नजर आना। ये सारे किसके उदाहरण हैं? हालांकि आप पूछेंगे नहीं ये सारे उदाहरण, बस आपको ध्यान रखना है कि पानी में कोई चीज रखी हुई है, उसका आकार में कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। या कह सकता हूं ये बाल्टी भरी हुई है, ये बाल्टी यहाँ भरी हुई है, इस बाल्टी में पानी और यहाँ एक अंदर जग है, ठीक है, अंदर वो जग हो सकता है, लोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई जग है अंदर, सपोज करो ये जग है, यहाँ पर ये जग है, लेकिन ये जग कैसे पड़ा है? ये जग ऐसे टेढ़ा पड़ा है। टेढ़ा कैसे? ये टेढ़ा पड़ा, लेकिन हमको कैसे नजर आ रहा है? दबा हुआ है। कई बार देखना इसे लगता है दबा हुआ है, किसी ने पीट पीट के दबा दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो पानी में रखे जग या लोटे का दबा प्रतीत होना, पानी में रखे नींबू को साथ देखने पर उसका बड़ा प्रतीत होना, पानी में रखे सिक्के को साथ देखने पर ऊपर उठा प्रतीत होना, पानी में रखी स्ट्रा को साइड से देखने पर एक तो या स्ट्रा का बड़ा प्रतीत होना या साइड में देखने पर कुछ फुलाव प्रतीत होना, स्ट्रा, ठीक है। और एक है ये हमारी पेंसिल वाले, वो मैंने व्याख्या कर ही दी है। पानी में कोई भी चीज का आकार चेंज नजर आए, सीधा क्या है? अपवर्तन। वायुमंडल में भी किसी कारण से चेंज नजर आए, सीधा क्या है? इसी के साथ अपवर्तन के सारे उदाहरण कंप्लीट है। कोई समस्या?